हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस वे विद मिकी। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस, ऑल द थिंग्स इन डिटेल। ठीक है, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था अबाउट सेल। अब हम एक एक करके सारे ऑर्गेनल्स को वन बाय वन पढ़ेंगे। अब एक वीडियो में तो सारे ऑर्गेनल्स पढ़ना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बिकॉज वो बहुत लॉन्ग भी हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा, फिर आप भी बोर होने लगोगे, राइट। तो मैं आपके लिए इसीलिए शॉर्ट करके एक एक ऑर्गेनल एक्सप्लेन करते हुए वीडियोस लेके आऊँगी, और जल्द ही मैं पूरा सेल के ऊपर पूरा चैप्टर एक कंप्लीट करके और फिर आपको प्रेजेंट करूँगी। होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। तो पसंद आ रहे हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए आज का चैप्टर शुरू करते हैं अबाउट सेल मेम्ब्रेन। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो कि चाहे कोई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या फिर यूनिसेलुलर, सब के सब सेल से बने हुए हैं, राइट। लेकिन ऐसी क्या चीज है जो ये डिसाइड करती है कि सेल के अंदर कौन सी चीजें रहेंगी या सेल के बाहर कौन सी चीजें रहेंगी? ऐसा भी तो हो सकता है कि सेल के ऑर्गेनल सारे बाहर आ जाएं, या बाहर के जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं, हार्मफुल चीजें हैं, वो सेल के अंदर चली जाएं, राइट। तो इन सब से बचाने के लिए सेल के पास प्रेजेंट होती है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो चलिए जानना शुरू करते हैं हम अबाउट जानते हैं। ठीक है, तो पहला ऑर्गेनल इज द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या है? इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, राइट। ये थिन होता है, फ्लेक्सिबल बैरियर होता है जो सराउंड करता है किसी भी सेल को, ठीक है। और ये सेपरेट करता है कि सेल का जो इंटीरियर है और जो उसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, इन दोनों को सेपरेट करके रखता है। एंड इट इज ऑल्सो प्लेइंग अ क्रूशियल रोल इन प्रोटेक्टिंग द सेल को प्रोटेक्ट करने में, ट्रांसपोर्ट को रेगुलेट करने में हेल्प करता है, और इसके साथ कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करने में भी सेल मेम्ब्रेन हेल्प करता है। ठीक है, अब अगर हम की फीचर्स देखें सेल मेम्ब्रेन के, तो इसका जो स्ट्रक्चर है दैट इज कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ठीक है, इसमें जो प्रोटीन्स है वो एम्बेडेड होते हैं, कोलेस्ट्रॉल और कार्बोहाइड्रेट्स भी। ठीक है, अब अगर हम देखें तो ये सेलेक्टिवली परमेएबल होता है। ठीक है, सेलेक्टिवली परमेएबल मतलब ये कंट्रोल करता है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन और आउट ऑफ द सेल, कि कौन से कंपोनेंट सेल के अंदर जाएंगे और कौन से कंपोनेंट्स नहीं जाएंगे। तो ये सेलेक्ट करना, मतलब सेलेक्टिव चीजें ही अंदर जा पाए, इसको हम बोलते हैं सेलेक्टिव परमेएबिलिटी। ठीक है, ये अलाउ करता है जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं बस वही अंदर जाए, और जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं सेल के लिए वो सेल के अंदर एंटर ना हो। ठीक है, अगर हम अब देखें तो इसका जो स्ट्रक्चर है दैट इज अ फ्लूइड मोजाइक मॉडल। ठीक है, द मेम्ब्रेन जो इसका है वो डायनामिक होता है, एंड प्रोटीन्स, लिपिड्स इसमें मूव करते रहते हैं इसके इनसाइड। ठीक है, एंड इट इज एंश्योरिंग फ्लेक्सिबिलिटी एंड फंक्शनैलिटी ऑफ द सेल। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें सेल सिग्नलिंग, तो ये भी कंटेन करता है रिसेप्टर्स को, जो हेल्प करता है सेल को कम्युनिकेट करने में और रिस्पॉन्ड करने में अपने सराउंडिंग में, अपने एनवायरनमेंट। ठीक है, चलिए अब हम इसके स्ट्रक्चर को और इसकी परमेबिलिटी को एक बार थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ बार बार कि सेल मेम्ब्रेन है वो सेलेक्टिवली परमेएबल होता है, दैट मीन्स वो बायोलॉजिकली और सिंथेटिक मेम्ब्रेन है, और वो अलाउ कर रहा है कुछ सर्टेन मॉलिक्यूल्स को या आयंस को ही जो उसके अंदर जा पाए, और बाकी के जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं वो सेल के अंदर नहीं जा पाए। ठीक है, तो अगर हम की फीचर्स की बात करें इस स्ट्रक्चर की, सेल मेम्ब्रेन की, जो सेलेक्टिव परमेएबल होता है, तो हम देखें तो ये सेलेक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है। दैट मीन्स ये अलाउ करता है बहुत ही स्मॉल मॉलिक्यूल्स जैसे कि वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जो इसके थ्रू फ्रीली पास कर सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, और लार्ज मॉलिक्यूल्स और आयंस को वो रिस्ट्रिक्ट करके रखता है। वो सेलेक्ट करता है कि कौन सी चीज़ अंदर जाएंगी, कौन सी नहीं जाएंगी, जबकि इन मॉलिक्यूल्स को वो बाईपास करने देता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखें तो बायोलॉजिकल एग्जांपल अगर हम देखें तो सेल मेम्ब्रेन इज अ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोबाइलिपिड लेयर which is embedded with the proteins, and it also helps in regulate of the transport को रेगुलेट करने में भी वो हेल्प करता है। ठीक है, अगर हम देखें इसका आर्टिफिशियल एग्जांपल, तो आप देखोगे जैसे कि रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, तो रिवर्स ऑस्मोसिस मेम्ब्रेन में भी वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए जैसे यूज करते हैं, ये सेलेक्टिवली वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स को अलाउ करते हैं, और बाकी के जो हार्मफुल केमिकल्स हैं उनको वो ब्लॉक करके रखता है। ठीक है, तो ये एक आर्टिफिशियल एग्जांपल हो गया सेलेक्टिव परमेबिलिटी का। ठीक है, अगर हम देखें मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करें, तो यहाँ पे
पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? जिसमें एनर्जी का यूज नहीं होता, जिससे कि डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन क्या करता है? वो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स को फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन लेवल टू लोअर कंसंट्रेशन में अलाउ करता है। वहीं पे ऑस्मोसिस हम उस प्रोसेस को बोलते हैं जहाँ पे वाटर का मूवमेंट होता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन। और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की अगर हम बात करें तो दैट इज द ट्रांसपोर्ट वाया प्रोटीन चैनल्स। जो ये प्रोटीन चैनल्स है, इनके थ्रू जो मूवमेंट हो रहा है उसको हम बोल रहे हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है। और सेकेंडली अगर हम बात करें एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, तो वहां पे जिन प्रोसेस में एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उनको हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जैसे कि प्रोटीन पंप, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। तो प्रोटीन पंप तो हो गया जहाँ पे आयंस मूव करते हैं अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है। वहीं पे अगर हम देखें एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस, ये ट्रांसपोर्ट करते हैं लार्ज मॉलिक्यूल्स को वाया वेसिकल्स। ठीक है, चलिए। ओके, so next we will know about the fluid mosaic model of the cell membrane. ठीक है, तो this fluid mosaic model ये डिस्क्राइब करता है स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन का। ठीक है, एंड इट इज डायनामिक एंड फ्लेक्सिबल अरेंजमेंट जिसमें कि फॉस्फोलिपिड्स, प्रोटीन्स, कोलेस्ट्रॉल और कार्बोहाइड्रेट्स अरेंज होते हैं। कैसे अरेंज होते हैं? विल गेट टू नो इन डिटेल अबाउट इट। ठीक है, एंड दिस मॉडल दिस वाज प्रपोज्ड बाय Seymour, Singer and Garth Nicholson in 1972. ठीक है, and it is since then it has remained the fundamental concept of the cell biology, that this is the fluid mosaic model which is the structure of the cell membrane. Now when we see about the key features of fluid mosaic model, तो हम देखते हैं कि phospholipid bilayer, ठीक है, ये क्या करती है? ये फॉर्म करती है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये किससे बना होता है? ये बना होता है हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग हेड्स और हाइड्रोफोबिक वाटर रिपेलिंग टेल्स। हाइड्रोफिलिक मतलब जो वाटर लविंग होते हैं उन मॉलिक्यूल्स को हम हाइड्रोफिलिक बोलते हैं, और जो मॉलिक्यूल्स हाइड्रोफोबिक होते हैं दैट मींस दे आर वाटर रिपेलेंट। ठीक है, तो जो इनकी हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है और जो टेल होती है दैट इज हाइड्रोफोबिक। ठीक है, दूसरा ये प्रोवाइड करता है सेलेक्टिव परमेबिलिटी, जिसकी वजह से कुछ सर्टेन मॉलिक्यूल्स ही सेल मेम्ब्रेन के थ्रू पास कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। तो इसमें दो तरीके से होते हैं, एक इंटीग्रल प्रोटीन्स और पेरिफेरल प्रोटीन्स। ठीक है, इंटीग्रल प्रोटीन्स एम्बेडेड होते हैं विद इन द बाइलेयर एंड इन्वॉल्व होते हैं ये ट्रांसपोर्ट और सिग्नलिंग। ठीक है, वहीं पे दूसरी तरफ पेरिफेरल प्रोटीन्स जो होते हैं वो अटैच होते हैं सरफेस से और वो एड करते हैं सेल की कम्युनिकेशन और दूसरा उसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी अंडरस्टैंड अबाउट द कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, तो जो कोलेस्ट्रॉल इसमें प्रेजेंट होता है वो मेंटेन करता है मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी। ठीक है, कैसे मेंटेन करता है? बाय प्रिवेंटिंग फॉस्फोलिपिड्स फ्रॉम पैकिंग टू टाइटली। फॉस्फोलिपिड्स आपस में बहुत टाइटली पैक ना हो जाए उसको प्रिवेंट करके रखता है। ठीक है, दूसरा स्टेबलाइजिंग में हेल्प करता है मेम्ब्रेन को अंडर वेरिंग टेम्परेचर्स। अलग अलग टेम्परेचर भी, क्योंकि हमने देखा है कि अलग अलग टेम्परेचर होता है अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, तो उस एनवायरनमेंट से वेरी करने के लिए भी, टेम्परेचर को उससे वेरी करने के लिए भी दिस इज रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, नेक्स्ट आर द कार्बोहाइड्रेट्स। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं दे आर फाउंड ऑन द आउटर सरफेस एंड वो अटैच होते हैं प्रोटीन से, जो कि इनमें ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, और सेकेंडली लिपिड्स जिनको ग्लाइकोलिपिड्स भी बोलते हैं। ठीक है, सेकेंडली दे आल्सो प्ले अ वेरी important role in cell recognition and communication. ठीक है, now to discuss कि हम why it is called fluid mosaic model. ठीक है, तो इसको fluid mosaic इसलिए बोलते हैं because of the presence of fluid and the mosaic. ठीक है, तो fluid क्या है? तो जो membrane में components हैं जो कि जो static नहीं है, ठीक है, they are moving freely within the bilayer, वो होते हैं fluid. ठीक है, दूसरा सेकेंडली इसमें मोजाइक प्रेजेंस है। मोजाइक मींस द मेम्ब्रेन जो पैच वर्क ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जो क्रिएट कर रहा है डाइवर्स और फंक्शनल स्ट्रक्चर। ठीक है, इसलिए ये इसको हम फ्लूइड मोजाइक मॉडल बोलते हैं। और मेन फंक्शन इस मॉडल का ये है दैट इट रेगुलेट ट्रांसपोर्ट, जो कंट्रोल करता है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस को इन एंड आउट जाने में। सेकेंडली सेल के कम्युनिकेशन में फैसिलिटेट करता है सिग्नलिंग बिटवीन द सेल्स। थर्डली
स्ट्रक्चरल सपोर्ट मेंटेन करता है सेल के शेप को और उसके इंटीग्रिटी को। एंड नंबर 4 इज द इम्यून रिस्पॉन्स। ये हेल्प करता है सेल को रिकॉग्नाइज करने में फॉरेन इन्वेडर्स को, तभी तो वो उनको अंदर जाने से प्रिवेंट करेगा ना। ठीक है, चलिए अगर हम देखें नेक्स्ट ऑर्गेनल दैट इज द माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसमें इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है, सिस्टर्न है, एंड दिस इज द मैट्रिक्स व्हिच इज ऑन द साइड। एंड माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? इट इज ऑल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों? बिकॉज इट इज जनरेटिंग एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जिसको हम एटीपी भी बोलते हैं, दिस इज द सेल्स मेन एनर्जी सोर्स। ठीक है, और ये कैसे प्रोड्यूस करता है? बाय द एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर की फंक्शनिंग को हम और भी ज्यादा डिटेल में, बिकॉज कैसे एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, इसके लिए मैं आपके लिए एक कम्प्लीटली न्यू वीडियो लेके आऊंगी, सेपरेट वीडियो, जिसमें हम स्पेशली क्या क्या प्रोसेसेस हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलते हैं उन साइकिल्स की बात करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फंक्शंस क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो मेजरली अगर हम देखें सम की फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो फर्स्ट वन इज द एटीपी प्रोडक्शन। ठीक है, तो एटीपी प्रोडक्शन कैसे करते हैं? दे प्रोड्यूस एनर्जी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन्स और क्रेब्स साइकिल बेसिकली को फॉलो करके वो एटीपी का प्रोडक्शन करते हैं। अभी क्या है साइकिल्स, मैंने आपको जैसे बताया, मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके आऊंगी, उसमें मैं आपको इन साइकिल्स के बारे में बताऊंगी। ठीक है, अभी हम मेजरली पहले फंक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो द सेकंड फंक्शन इज द कैल्शियम स्टोरेज। माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प करता है रेगुलेट करने में कैल्शियम के लेवल को सेल के। ठीक है, और विच इज वेरी क्रूशियल जब हम वेरियस सेलुलर एक्टिविटीज की बात करें। ठीक है, thirdly it is also playing a very important role in apoptosis. apoptosis क्या होता है? It is a program cell death. ठीक है, तो वहां पे भी माइटोकॉन्ड्रिया वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जहाँ पे वो इनिशिएट करता है एपोप्टोसिस को और इंश्योर करता है कि डैमेज्ड और अननेसेसरी सेल्स हैं वो बॉडी से रिमूव हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें तो हीट का प्रोडक्शन। तो जो कुछ सेल्स होती हैं वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया जनरेट करता है हीट को थ्रू थर्मोजेनेसिस। ठीक है, थर्मोजेनेसिस इज अ प्रोसेस बाय व्हिच द माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रोड्यूसिंग द हीट इन सम सेल्स। ठीक है, तो मेक इट अंडरलाइंड, दीज टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो अबाउट। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मेटाबॉलिक रेगुलेशन। ठीक है, दे इन्फ्लुएंस मेटाबॉलिज्म बाय पार्टिसिपेटिंग इन वेरियस बायोलॉजिकल पाथवेज। अलग अलग जो बायोलॉजिकल बायोकेमिकल जो पाथवेज होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करता है और वहाँ पे इन जो मेटाबॉलिज्म उसको रेगुलेट करके रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया हार्मोन के प्रोडक्शन में भी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वहाँ पे वो कंट्रीब्यूट करता है सिंथेसिस करना हार्मोन का, जैसे कि हम बात करें तो टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, यहाँ पे ये माइटोकॉन्ड्रिया ही इनका प्रोडक्शन में हेल्प आउट करता है। ठीक है, चलिए आगे मैं आपको बताऊंगी एटीपी के बारे में। चलिए अब हम जानते हैं एटीपी के बारे में। जो मैं बार बार बोल रही हूँ एनर्जी करेंसी है, एनर्जी करेंसी है, बट भाई है क्या आखिर एटीपी? ठीक है, तो अगर हम देखें तो एटीपी को हम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट भी बोलते हैं। ठीक है, एंड इसको हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये स्टोर करके रखता है और ट्रांसफर करने में हेल्प करता है एनर्जी को अलग अलग वेरियस सेलुलर प्रोसेसेस में, जहाँ पे एनर्जी का यूज होता है वहां तक ट्रांसफर करने में ये हेल्प कर सकता है। ठीक है, दूसरा अगर हम देखें स्ट्रक्चर की बात करें एटीपी की, तो एटीपी में 3 चीजें होती हैं। एक होता है एडेनिन, दूसरा है राइबोस एंड उसके बाद फॉस्फेट ग्रुप्स। ठीक है, तो एडेनिन जो है वो है एक नाइट्रोजनस बेस, और जो राइबोस है उसमें 5 कार्बन शुगर होता है। दूसरा थर्ड जो फॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं उसमें अल्फा, बीटा, गामा, ये तीनों प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एंड वेरी हाई एनर्जी फॉस्फो एनहाइड्रेट बॉन्ड्स भी इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, और फॉस्फेट ग्रुप से एनर्जी रिलीज होती है जब वो ब्रेकअप होते हैं, ब्रोकन होते हैं, और पावर उसमें सेलुलर एक्टिविटीज के लिए जनरेट होती है। ठीक है, अब एटीपी का प्रोडक्शन होता कैसे है? तो एटीपी सिंथेसाइज होती है थ्रू किन किन तरीकों से? सबसे पहले सेलुलर रेस्पिरेशन से। सेलुलर रेस्पिरेशन अगेन अलग अलग तरीके से होती है, जैसे कि ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसके लिए मैं आपके लिए एक सेपरेट
वीडियो लेके आऊंगी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, जिसमें मैं आपको इन चेन्स के बारे में बताऊंगी। सेकेंडली जो एटीपी का प्रोडक्शन होता है वो होता है फोटोसिंथेसिस से, जहाँ पे प्लांट्स फोटो फॉस्फोराइलेशन की वजह से हेल्प से एटीपी का प्रोडक्शन करते हैं। थर्ड वन इज द फर्मेंटेशन, जहाँ पे एनारोबिक एटीपी का प्रोडक्शन होता है। उसके बाद अगर हम देखें एटीपी का फंक्शन क्या है, तो एटीपी का फंक्शन जो होता है वो मेजरली हम देखें तो 4 मेन फंक्शंस हैं। फर्स्ट वन इज द एनर्जी ट्रांसफर, वो जो प्रोवाइड एनर्जी को करता है सेलुलर कंट्रैक्शन के लिए, नर्व इम्पल्सेस के लिए और बायोसिंथेसिस के लिए। जहाँ जहाँ पे भी एनर्जी का नीड होता है वो एनर्जी को ट्रांसफर करता है। दूसरा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पावर करता है आयन को, जो लाइक सोडियम पोटेशियम पंप की तरीके से ये हेल्प करता है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। थर्डली सेल की सिग्नलिंग में हेल्प करता है, ये एक्ट करता है एज अ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल इन मेटाबॉलिक पाथवेज, जो वेरियस मेटाबॉलिक पाथवेज है वहां पे एज अ सिग्नलिंग भी ये हेल्प आउट करता है। नेक्स्ट अगर हम देखिए फोर्थ फंक्शन इसका, तो इट इज हेल्पिंग इन डीएनए एंड आरएनए सिंथेसिस। यस, डीएनए आरएनए सिंथेसिस के लिए भी एटीपी का यूज होता है, तो वहां पे ये सप्लाई करता है फॉस्फेट ग्रुप्स को फॉर न्यूक्लिक एसिड फॉर्मेशन। ठीक है, तो आज के लिए हम बस इतना ही करते हैं। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आपको सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट्स है तो मुझसे कमेंट में कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, राइट। इसके बारे में मैं क्वेश्चंस भी जल्दी से फ्रेम करके आप सबके लिए लेके आऊँगी विद द सॉल्यूशंस, राइट। एंड जो बाकी के मेम्ब्रेन्स हैं वो मैं कवर करूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो इसको सब लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना, जिनको भी इस चैप्टर्स में डाउट है वो ये वीडियो देख के अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और अगर आपको इनके नोट्स भी चाहिए तो आप मेरे को बता सकते हो, तो आई विल फाइंड अ वे टू हेल्प यू आउट, राइट। एंड टिल दैट टाइम, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टाटा, बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।